Namaste, I Zebin Vijay Tripathi. I am working as an assistant professor in Department of Humanities, Social Science and Journalism under the Faculty of Education and Methodology. आज का जो मेरा लेक्चर है वो पिछले लेक्चर को ही आगे बढ़ाते हुए है। और हमने जो लास्ट लेक्चर स्टार्ट किया था वो था सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इन इंडिया, भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। तो एक बार मैं उस टॉपिक को फिर से लिख दूं और फिर उसको कंटिन्यू करता हूं। अब देखिए, भारत में 19 सेंचुरी की स्टार्टिंग से ही धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन शुरू हुआ। भारत में जो सामाजिक और धार्मिक सुधार सुधार आंदोलन के जो अग्रणी नेता है उनमें से है सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो राजा राम मोहन रॉय, जिन्हें हम फादर ऑफ इंडियन रेनेसां भी कहते हैं। कुछ और नाम है जैसे कि देवेंद्र नाथ टैगोर, केशव दास, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, फिर एनी बेसेंट का भी नाम उसमें आप हम ले सकते हैं, और आर्य समाज के दयानंद सरस्वती का भी नाम ले सकते हैं, स्वामी विवेकानंद भी, और बहुत सारे लीडर्स थे और ऐसे बहुत सारे स्कॉलर्स थे जिन्होंने भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन की व्यवस्था को अपने हाथ में लिया। तो पिछले लेक्चर में हमने इसके इंट्रोडक्शन की बात कर ली थी कि कैसे मानव के उद्भव से लेकर और वर्तमान तक कैसे समाज में क्रमिक परिवर्तन होता रहा, मान्यताएं बदलती रहीं, परंपराएं आती रहीं और रूढ़िवादिता उसकी स्थान लेती रहीं। एक समाज ऐसा भी हमें देखने को मिलता है जब हम प्राचीन काल में जाते हैं तो वेदों के टाइम पर, जहाँ समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना प्रबल थी। आने वाले टाइम पे राजे रजवाड़े और राजा रजवाड़े और साथ में जब गांव, शहर, शहर से महानगर और महानगर से साम्राज्य में तब्दील हुए तो व्यवस्थाएं बदलनी शुरू हो गई, बाहरी आक्रमण शुरू हुए और युद्धों का एक ऐसा दौर शुरू हुआ जिसने समाज को भी उतनी ही तेज़ी से प्रभावित किया जितने तेज़ी से व्यवस्था को प्रभावित किया। तो समाज परिस्थिति के अनुसार बदलता चला गया। भारतीय समाज उससे अछूता नहीं रहा और भारत में भी बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे पूरी दुनिया की कहानी है। एक तरफ यूरोप जो अपने मध्यकाल से आधुनिक काल में लगभग 14वीं-15वीं शताब्दी यानी 15वीं-16वीं शताब्दी में प्रवेश कर चुका था, दूसरी तरफ भारत अभी भी मध्यकालीन जीवन जी रहा था और एक इस्लामिक राज्य जिसने यहाँ की सारी व्यवस्था को जड़त तो कर दिया था, या जड़ता यानी कि एकदम से सड़ा चुका था। यहाँ का एजुकेशन भी सिस्टम काफ़ी पिछड़ा हुआ था, महिलाओं के पास कोई भी अधिकार नहीं थे, जाति व्यवस्था, छुआछूत, मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, कर्मकांड, बलि प्रथा जैसी समस्याएं यहाँ पर थी। जब अंग्रेज हमारे देश में आए तो इसके साथ साथ चीज़ें बदलनी शुरू हुई। अंग्रेज़ों ने जब हमारी व्यवस्थाओं को देखा तो इसका उपहास उड़ाया और भारतीयों को और काफ़ी पिछड़ी नज़र से उन्होंने देखा। भारतीयों को पाखंडी, ढोंगी, पिछड़े और अशिक्षित और कर्मकांडी जैसे टैग उन्होंने दिए। देना भी चाहिए क्योंकि हम थे भी वैसे अपरिपक्व, पिछड़े हुए और एक रूढ़िवादी सोच को लेकर पूरा जीवन काट देने वाले भारतीय अंग्रेज़ों के सामने कुछ भी नहीं थे। जब अंग्रेज़ों का राज स्थापित हुआ तो उसके बाद चीज़ें बदलनी शुरू हुई। अब हम चर्चा करेंगे कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां रहीं कि भारत में धार्मिक सुधार आंदोलन, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई। अब आप देखेंगे कि जब अंग्रेज आए तो उन्होंने अपने साथ साथ आधुनिक शिक्षा भी लेकर आए। भारत का एलीट क्लास आधुनिक शिक्षा यानी वेस्टर्न एजुकेशन को अडॉप्ट किया। कुछ बाहर भी पढ़ने गए यूरोप में, कुछ भारत में भी पढ़े। जब आधुनिक शिक्षा उन्होंने लिया तो उनकी जो सोच थी, जो वेस्टर्न एजुकेशन लेने के बाद जो उनकी सोच थी, थॉट था, माइंडसेट था, वो बिल्कुल बदल गया। पश्चिमी शिक्षा जहाँ मानवतावाद, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय की बात करता है, वहीं पर भारत में इन सारी चीज़ों का अभाव था। उनको ऐसा लगने लगा कि कहीं ना कहीं हमारी सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था में कमियां हैं, उनको सुधार की ज़रूरत है। एक वर्ग ऐसा तैयार हुआ जो पश्चिमी एजुकेशन सिस्टम को अडॉप्ट करने के बाद पूरी तरह से विद्रोही साबित हुआ और उसने हिंदू धर्म को छोड़ने या त्यागने की बात भी की। यानी कि हिंदू धर्म को कुंठित करने के लिए या फिर नीचा दिखाने के लिए कुछ ऐसे वर्ग तैयार हुए जिन्होंने मदिरा पान करना शुरू कर दिया, गाय को काटना शुरू कर दिया और ऐसी एक्टिविटीज़ करनी शुरू कर दी जो हिंदू धर्म में अपवित्र समझी जाती थी।
एक वर्ग देश में ऐसा तैयार हो चुका था जो हिंदू धर्म को छोड़ने के लिए तैयार था, और एक वर्ग ऐसा तैयार हो चुका था जो मध्यम वर्ग अपनाना चाहता था। वो भी पढ़ा लिखा वर्ग था, लेकिन वो संतुलित था, बैलेंस बना के चलना चाहता था। अंग्रेजों के आने के बाद देश में दो तरह की कम्युनिटी तैयार हो गई। एक राजे रजवाड़े और ऊंची जाति के लोग थे जो अपनी परंपराओं और अपनी रूढ़िवादिता को बदलने के लिए तैयार नहीं थे, और उन्होंने कहा कि ये परंपराएं हजारों वर्षों से चली आ रही हैं, जिसका हमें पालन करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। अन्यथा वो इतने सुपरस्टिशियस हो चुके थे कि कोई भी बुरी से बुरी परंपरा को भी बदलने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि शायद ये ईश्वर के द्वारा बनाई गई व्यवस्था है और इसे बदलने का हक हमारे पास नहीं है, जो जैसे चल रहा है चलते रहना चाहिए। एक वर्ग ऐसा तैयार हो चुका था जो वेस्टर्न एजुकेशन लेने के बाद और आधुनिक दुनिया के संपर्क में आने के बाद उसकी सोच और थॉट प्रोसेस बदल चुकी थी, उसकी अप्रोच बदल चुकी थी। लोगों को लगने लगा था कि हमारा समाज कितना पतनशील है, महिलाओं के पास कोई अधिकार नहीं है यहाँ पर, और लोग भेदभाव जो है वो व्यक्ति व्यक्ति से ही करता है। किस आधार पर? वर्ण और जाति के आधार पर। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को छूने से मना करता है, ये कैसे संभव है? प्रकृति और ईश्वर की बनाई हुई हर एक चीज़ एक समान है, उसमें हम अपने द्वारा निर्धारित मानक नहीं बना सकते, और ऐसे कोई भी एक तरफा कोई भी स्टैंडर्ड तय नहीं कर सकते जो समाज में खाई और भेद उत्पन्न करे। एक वर्ग ऐसा भी था। अब हम देखते हैं कि ऐसी क्या परिस्थितियाँ थी। अब आप अगर उस टाइम का समाज देखोगे, जब ये सामाजिक सुधार आंदोलन शुरू होता है, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, तो उस टाइम हिंदू वर्ग में कई ऐसी रूढ़िवादी परंपराएं थी जो आज की अगर हम तार्किक नज़रिए से देखें तो बिल्कुल बुरी थी। जैसे बहुविवाह। एक व्यक्ति को यह अधिकार था कि वो एक से ज़्यादा पत्नियां रख सकता है, लेकिन एक पत्नी को यह अधिकार नहीं था, यानी एक औरत को, कि वो एक से ज़्यादा पति रख सकती है। यानी कि पितृसत्तात्मक सोच को ये दर्शाती है। एक पति गर्व महसूस करता था जब उसके एक से ज़्यादा पत्नियां होती थी। ये एक हो गई। दूसरा, चाइल्ड मैरिज, यानी कि जैसे ही बच्चा 9 और 10 साल का होता था उसका विवाह कर दिया जाता था, और ऐसे भी सुनने में आता है कि जन्म होते ही विवाह तय कर दिया जाता था। 9-10 साल की उम्र में जब हमारी बॉडी और हमारा दिमाग दोनों अपरिपक्व है और वो डेवलप नहीं हुआ है, हम दुनिया और समाज को समझते नहीं है, उस टाइम पे हमारा विवाह कर दिया जाता था, मतलब पूर्वजों का। और ये बुराई ऐसी थी कि उस विवाह जैसी जिम्मेदारी आने के बाद समाज और वो व्यक्ति अपने खुद के विकास के साथ साथ और अपने परिवार का विकास भी नहीं कर पाता था, क्योंकि विवाह होने के बाद चीज़ें और वास्तविक दुनिया बदल जाती है। बच्ची होती थी, 13-14 साल की उम्र में माँ बन जाती थी। कई बार ऐसा होता था कि पहला बच्चे को जन्म देते ही उसकी जान चली जाती थी। इसलिए कहते हैं कि उस टाइम पे बाल मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर दोनों बहुत ज़्यादा थी। इसीलिए ये होता था कि एक शादी के बाद दूसरी शादी करना भी पति को अलाउ था, यानी कि मर्द को। विधवा पुनर्विवाह का न होना, यानी अगर कोई लड़की विधवा हो गई तो उसको पुनर्विवाह करने का अधिकार नहीं होता था। ऊंची जाति में ज़्यादातर ऐसा था, और वो अपना पूरा जीवन एक जानवर से भी बदतर गुजारती थी। मैं आगे बताऊंगा कहानी विधवाओं की स्थिति कैसी होती थी। छुआछूत। छुआछूत से पहले वर्ण व्यवस्था समझते हैं कि हमारा भारतीय समाज वैदिक काल से ही 4 वर्णों में विभाजित रहा है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था दी गई है जो कर्म पर आधारित है। आने वाले टाइम पर जब वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई तो सारी समस्याएं यहीं से शुरू होती हैं। वर्ण यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और आगे चल के जातियां उत्पन्न हो गई, और एक वर्ण में कई जातियां आ गई। आज के डेट में हम देखेंगे तो कई जातियां हैं, और ये जातियों ने आपस में जो वैमनस्य पैदा कर दिया, उसी से छुआछूत निकल के आई। और छुआछूत वो होती है जो ऊंचे वर्ण के लोग नीचे वर्ण के लोगों से भेदभाव करते हैं, छुआछूत और जाति के आधार पर। छुआछूत यानी कि जो नीची जाति का है उसको छूना नहीं है, उसके संपर्क में नहीं आना है, नहीं तो हम अपवित्र हो जाएंगे। ये भावना थी लोगों के अंदर उस टाइम पे। जातिवाद, छुआछूत जैसी बुराइयां। पर्दा प्रथा, महिलाओं को चाइल्ड मैरिज के साथ साथ पर्दा प्रथा का भी सामना करना पड़ता था, और वो कभी भी बाहर निकल के नहीं आ पाती थी, और उन्हें पर्दा करना पड़ता था, अपने किसी पराये पर पुरुष की उस पर नज़र ना पड़े, है ना। इसके साथ साथ सती प्रथा। आप ये समझ लीजिए, सती प्रथा को अगर सीधे शब्दों में कहे तो एक जीवित व्यक्ति का ढोल नगाड़ा बचा के उसका मर्डर कर देना, ये होता था सती प्रथा। तो मैं एक तरफ से लिख देता हूँ उस टाइम पे क्या व्यवस्था थी, है ना। जो रीजन रहे हैं धार्मिक सुधार आंदोलन के, उस धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन के, उसको एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं पॉइंट वाइज।
मॉडर्न एजुकेशन ने रेशनल थिंकिंग डेवलप किया। मॉडर्न एजुकेशन की वजह से, क्योंकि मॉडर्न एजुकेशन यानी वेस्टर्न एजुकेशन, और इसने वेस्टर्न एजुकेशन ने ह्यूमैनिटी, फ्रीडम, इक्वालिटी, वर्च्यू, इस है ना, ये सारी चीज़ें, और है ना, ये सारी चीज़ें डेवलप हो गई सोसाइटी में। मॉडर्न एजुकेशन ने ये सारी चीज़ें भारतीयों को सिखाया, जिसे हम वेस्टर्न एजुकेशन कहते हैं। अब ह्यूमैनिटी यानी मानवतावाद, फ्रीडम, इक्वालिटी और वर्च्यू, ऐसी बातें भारतीयों के मन को बदलने के लिए, साथ में इसमें और हम ऐड कर सकते हैं डेमोक्रेसी, है ना, और ये वैल्यूज़ हमें कहाँ से मिले? वेस्टर्न एजुकेशन से। और इस वेस्टर्न एजुकेशन ने भारतीयों का माइंडसेट बदल दिया। जब वेस्टर्न एजुकेशन उन्होंने लिया तो उन्होंने देखा कि हम भारतीय कितने पीछे हैं और हमारे पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं, ये वैल्यूज़ हमारे पास नहीं हैं, ये वैल्यूज़ की कमी है, जिसकी वजह से हमें रिफॉर्म की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें, फिर आगे हम देखते हैं हमारे समाज में कुछ प्रैक्टिसेस थे, जैसे सती प्रैक्टिस, चाइल्ड मैरिज, पॉलीगैमी, है ना, और कास्टिज्म, ETC। कुछ चीज़ें लिख दी मैंने, थी तो बहुत सारी, बट अभी ये इतनी चीज़ें लिख दी। ऐसी समस्याएं हमारे पास बनी हुई थी। वर्ण व्यवस्था, कास्ट व्यवस्था, और महिलाओं के पास राइट्स नहीं थे, है ना। जो वुमेन्स थी, नो राइट्स, नो प्रॉपर्टी राइट्स, एंड नो एजुकेशन राइट्स। न पढ़ने का अधिकार था, न इनको संपत्ति रखने का अधिकार था। कहते हैं कि शादी से पहले अपने पिता के यहाँ किराएदार के रूप में है, शादी के बाद पति के यहाँ किराएदार के रूप में है। न पिता से संपत्ति मिल रही, न पति से संपत्ति मिल रही। पिता के मौत के बाद उसके भाइयों को मिल जाएगी, और इधर पति की मौत के बाद उसके बेटों को मिल जाएगी प्रॉपर्टी, यानी उसका कहीं अधिकार नहीं है। और महिलाओं को राइट भारत में दिए गए हैं 2005 में संपत्ति रखने का, यानी कि पिता के जितने संतान हैं वो सभी संतानों में उसकी प्रॉपर्टी जाएगी। लेकिन अगर पिता की मृत्यु हुई तो पहले माता को जाएगी, माता के बाद बच्चों में जाएगी। ये अब नियम है, ऐसा है। आज बेटियों को भी प्रॉपर्टी का राइट दिया गया। ये सारी समस्याएं उस टाइम पे अवेलेबल थी। जब ब्रिटिशर्स आए तो उनके साथ मिशनरीज भी आई। मिशनरीज, क्रिश्चियन मिशनरीज। इन क्रिश्चियन मिशनरीज ने 1813 के बाद से क्या करना शुरू किया कि भारत में धर्म प्रचार की इन्हें पूरी आज़ादी मिल गई। ब्रिटिशर्स आए, धर्म प्रचारक भी आए, और इन्होंने धर्म प्रचार करना शुरू किया। और इनके सबसे सॉफ्ट टारगेट वो लोग बने जो कि भारतीय हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था से पूरी तरह से प्रभावित थे, और जिन्हें समाज में वो दर्जा नहीं दिया गया था जिसकी वो इच्छा करते थे। इस वजह से जब ईसाई मिशनरीज आए तो उनके लिए सॉफ्ट टारगेट वही लोग बने, और उन्होंने ट्राइबल एरिया में सबसे ज़्यादा अपना प्रचार, और अब सफलता भी मिली उन्हें। भारतीयों को लगने लगा कि कहीं ना कहीं हमारे धर्म में कुछ तो समस्या है, जिसकी वजह से हमारे ही धर्म के लोग दूसरे धर्म की तरफ झुकाव रख रहे हैं। अब एक तरफ क्रिश्चियन मिशनरीज तरह तरह के प्रलोभन देते थे और कई तरह के लाभ के वादे करते थे, जिसकी वजह से भारत में धर्म परिवर्तन का खेल शुरू हो गया। अब भारतीय एक तरफ, पहले इस्लाम, ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने इस्लाम में कन्वर्ट हो गए थे, सिखिज्म भी आ चुका था, जैन और बौद्ध भी आ चुके थे, और अब क्रिश्चियन यानी ईसाइयत भी आ चुकी थी। हिंदू धर्म के सामने कड़ी चुनौती थी। एक तरफ सेकुलरिज्म वाली बात भी थी कि किसी को भी कहीं पर भी जाने का और धर्म को अडॉप्ट करने का अधिकार था, और बाकी सारी समस्याएं भी थी, जिसकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई।
और इसके ही परिणाम स्वरूप सबसे पहले व्यक्ति वो थे राजा राममोहन राय, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन रेनेसां भी कहते हैं। और इन्हीं ने ही सबसे पहले वो कदम उठाया जिसे भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत होती है। अब उन्होंने आगे क्या किया, और पहले हमारे जो धार्मिक सुधार आंदोलन के जो नेता हैं राजा राममोहन राय, उसको हम अगले लेक्चर में